दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम हर्मेन्यूटिक्स की चर्चा कर रहे थे, किसी टेक्स्ट का अर्थ निकालने के विधि की चर्चा कर रहे थे। तो टेक्स्ट का अर्थ कैसे निकलेगा? कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी सेंटेंस को कोट कर दिए और उसे अपने कंटेक्स्ट में बैठा कर फिर उसे एक अपना मनगढ़ंत अर्थ दे दिए, और वो अर्थ इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि उसका एम्पिरिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से खंडन भी नहीं हो सकता है। तो आप उस चीज़ को कैसे पकड़ेंगे? उसकी क्या विधि होगी? उस सेंटेंस का कंटेक्स्ट जरूर देखना होगा। किसी एक सेंटेंस को जब भी हम अर्थ लगा रहे हैं तो उस पैराग्राफ को देखना होगा। उस पैराग्राफ का भी अर्थ यदि नहीं समझ में आए तो वो पूरे चैप्टर का अर्थ देखना होगा, पूरे चैप्टर से उसको रिलेट करना पड़ेगा। यदि उस चैप्टर का भी अर्थ समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूरे टेक्स्ट का एज ए होल, पूरे टेक्स्ट का एक इम्पेरेटिव सेंस जरूर होगा जिसके लिए वो पूरा ग्रंथ लिखा गया है। इंजंक्शन उसमें जरूर होगा। क्रियात्मक पक्ष, उसे आपके क्रियात्मक पक्ष पर, सुनने वाला या पढ़ने वाला के क्रियात्मक पक्ष पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसे सुनने का, उसे पढ़ने का क्या क्रियात्मक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़। तो इनहेरेंट इम्पेरेटिव सेंस, जब भी कोई डिक्लेरेटरी प्रोपोजिशन बना रहे हैं, फैक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब हम उसे फैक्चुअल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जब हम रख रहे हैं तो उन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स के माध्यम से आप इम्पेरेटिव सेंस उससे क्या आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप सुनने वाले से करवाना क्या चाहते हैं, उसके क्रियात्मक पक्ष पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं, ये उसका अर्थ होता है, यही उसका मीनिंग होता है। नहीं तो कोई ऑथर क्यों किताब लिखेगा? उसको ये परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है? वह उसका क्रियात्मक पक्ष पर प्रभाव देखना चाहता है समाज में। एक प्रकार का वो वैचारिक सत्ता है जिसका वो प्रयोग कर रहा है। वो ज्ञान भी एक सत्ता है, नॉलेज इज पावर, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो वो उसके क्रियात्मक पक्ष पर प्रभाव डालता है। ये क्रियात्मक पक्ष पर प्रभाव डालने के लिए उसमें जो फैक्ट्स है, किस तरह के फैक्ट्स का चयन किया गया है, ये जो बताया जा रहा है वो उन तथ्यों का स्वरूप, उसमें तारतम्य, उसमें कोहेरेंस देखेंगे कि उन तथ्यों में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो विशेष रूप से उस प्रकार के तथ्यों का ही चयन किया गया है जिससे कि एक खास प्रकार का इम्पेरेटिव सेंस को बल मिले। यह बात उसमें देखना चाहिए, ये उसमें देखना होगा। अब प्रभाकर मिश्र के जो ये है फिलॉसफी या उनका जो हर्मेन्यूटिक्स है उसमें यही बात है कि ऑल मीनिंगफुल प्रपोजिशंस वेदर वैदिक और सेकुलर, वैदिक मीन्स रिलीजियस, वेदर रिलीजियस, स्पिरिचुअल और सेकुलर, सेकुलर मीन्स वर्ल्डली, सांसारिक, ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट में कहे गए बातें, ये दोनों ही, चाहे ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट में कहा जाए, चाहे वो धर्म के संदर्भ में कहा जाए, चाहे वो ज्ञान के संदर्भ में कहा जाए, सभी सार्थक वाक्य उनके अनुसार विधि वाक्य है, निर्देश सूचक है, ऑर्डर के टोन में कहे जाएंगे, कमांड्स के टोन में कहे जाएंगे, और सभी शिक्षाएं भी कमांड्स के स्वरूप हैं। तो अब सभी सार्थक वाक्य, विधि वाक्य, इसे में कैसे इसे देखेंगे? सभी, जब भी कोई वाक्य हो, डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट होता है तो उसका भी एक इम्पेरेटिव सेंस उसमें होता है। ऑल वर्ल्डली, ऑर्डिनरी कंटेक्स्ट में कहे गए वाक्य। उनके साथ एक और जो अन्य मत है कुमारिल भट्ट, जो परंपरा के अनुसार उनके गुरु थे। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वानों का मत है कि कुमारिल बाद में आए थे, प्रभाकर का मत पुराना है और वो पहले हुए थे। प्रभाकर कुमारिल के मत का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन कुमारिल प्रभाकर के मत का जिक्र करते हैं। कुमारिल बाद में आए थे, प्रभाकर पहले आए थे, ऐसा अभी आधुनिक विद्वानों का मानना है। किंतु प्राचीन ये जो परंपरा है, लीजेंड है, वो ये है कि प्रभाकर कुमारिल के शिष्य थे। तो एक बार ये गुरु शिष्य ये अपना वार्तालाप का अपना ये चल रहा था, शिक्षा क्लास चल रहा है। तो क्लास चल रहा है तो उसमें एक शास्त्र में एक सेंटेंस आया, अत्र तु नोक्तम तत्रापि नोक्तम इति द्विरुक्तम। अब यहाँ जो गुरु थे कुमारिल भट्ट इनके गुरु, तो वो इस पर अटक रहे थे। अब उनकी विधि है अभिहितान्वयवाद, और उनके जो शिष्य, जो परंपरा के अनुसार जो उनके शिष्य है प्रभाकर मिश्र, उनकी विधि है अन्वित अभिधानवाद। तो अभिहितान्वयवाद और दूसरा मत है अन्वित अभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद का यह कहना है कि शब्दों के, प्रत्येक शब्द के अपने स्वतंत्र अर्थ है और उन शब्दों को सिंथेसाइज करने से वाक्य बनता है जिसका कि अर्थ प्रकट होता है। दूसरी तरफ अन्वित अभिधानवाद का कहना है कि नहीं,
पूरे वाक्य का एक अखंड अर्थ होता है जिसमें इंजंक्टिव वर्ब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरे मीमांसा दर्शन में यह बात कहा जाता है कि इंजंक्शन जो इंपेरेटिव वर्ब है, वर्ब ही क्रिया जो है, वाक्य में क्रियापद वर्ब जो ये टर्म वो क्रियापद है, वह उसका मूल अर्थ होता है, उसमें अर्थ में सबसे प्राण वही डालता है, नाउन नहीं वर्ब। गाय ले आओ, तो ले आने की क्रिया जो इसमें निर्देश जो दिया गया वह उसका अर्थ है, मूल अर्थ है। नाउन उसमें सप्लीमेंट्री है। तो यह बताते हैं कि यह पूरे वाक्य का एक अखंड अर्थ होता है, अन्विता विधानवाद। तो गुरु इसमें अटक रहे हैं, कहते हैं कि अत्र, ये इसे विच्छेद करते हैं। और संस्कृत में जब लिखा हुआ तो पूरा वाक्य एक साथ उसको मर्ज कर दिया जाता है, तो उसको विच्छेद करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, तब उसका अर्थ, उस अर्थ प्रकट करने के लिए। तो उसको विच्छेद कर रहे हैं, अत्र तु न उक्तम, तत्र अपि न उक्तम इति द्विरूक्तम। अब इस पे अर्थ निकालने में दिक्कत होने लगा। यहाँ तो अत्र, यहाँ तू तो नहीं कहा गया, वहाँ भी नहीं ही कहा गया, इस प्रकार 2 बार कहा गया। तो अब यहाँ सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी बात हो गई, इसका निकलना, इसका समाधान निकालना मुश्किल हो गया। सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी कि यहाँ तो नहीं कहा गया, वहाँ भी नहीं कहा गया, इस प्रकार 2 बार कहा गया। अब इसका अर्थ उनको नहीं हुआ तो बोले कि संध्या, इवनिंग प्रेयर, संध्या उसका समय हो गया था, तो वो लोग चले गए। और फिर रात के समय जब ये लोग बैठे तो उसमें उनके शिष्य प्रभाकर मिश्र उसका अर्थ लगाते हैं कि नहीं, उसका अर्थ ऐसे नहीं होगा, इसका अर्थ होगा अत्र तु न उक्तम, तत्र अपि न उक्तम इति द्विरूक्तम। यहाँ तो कहाँ ही, तुना निपात है, जोर देकर कहा जा रहा है, यहाँ तो कहाँ ही गया, वहाँ भी कहाँ ही गया, तत्र वहाँ अपिना भी कहाँ ही गया, उक्तम इति द्विरूक्तम, इस प्रकार 2 बार कहा गया। सही अर्थ निकल गया, पकड़ा गया, उसका विच्छेद सही ढंग से नहीं हो रहा था। तो ऐसा इसमें उनके गुरु प्रसन्न होते, कहते हैं परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्य प्रभाकर मिश्र को गुरु पद का उपाधि दे दिया, कहा कि आज से तुम्हारे मत को गुरु मत नाम से जाना जाएगा। और उनका मत गुरु मत कहलाता भी है। गुरु मत भारी भरकम सोफिस्टिकेटेड मत, इस कारण भी कहते हैं उसे। तो अब यहाँ देखें कि इनका क्या दिक्कत था, क्यों नहीं इसका अर्थ लगा पा रहे थे, क्यों यहाँ अर्थ लग गया दूसरे विधि से। ये दोनों अपने अपने विधि का ही प्रयोग किए। एक ने अन्विता विधानवाद का प्रयोग किया, दूसरे ने, पहले गुरु ने अपने अभिहितान्वयवाद मत का प्रयोग किया, और पहले ने अन्विता विधानवाद मत का प्रयोग किया, अन्विता विधानवाद के मेथड का प्रयोग किया। ये दोनों अपने अपने मेथड का ही प्रयोग किए, और उस मेथड का प्रयोग करने का परिणाम ये निकला कि हर वर्ड का अलग अलग जब अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हर वर्ड का अपना स्वतंत्र अर्थ, वर्ड का स्वतंत्र अर्थ क्या हुआ, वर्ड किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वर्ड के तो बहुत सारे पर्यायवाची अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अब संदर्भ क्या है, उस संदर्भ के अनुसार उसका उस विशेष अर्थ होगा। एक वर्ड के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, कई पर्यायवाची हो सकते हैं, या कोई अर्थ भी नहीं हो सकता है, अनगिनत अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वो किस सेंटेंस में, कहाँ, किस संदर्भ में कहे गए। तो वर्ड का तो संदर्भ सबसे पहले इमीडिएट संदर्भ होता है सेंटेंस, कि किस सेंटेंस में उस वर्ड का प्रयोग किया गया, वो इमीडिएट कंटेक्स्ट है। उस इमीडिएट कंटेक्स्ट में उस वर्ड का हम मीनिंग रिलेट करते हैं, उसमें उसका वर्ड, उस वर्ड का अर्थ उसमें पता चलता है। अर्थ के लिए वो डिपेंड करता है अन्य वर्ड्स पर, अपना अर्थ उसमें, यदि अर्थ उसमें डालना, अर्थ आना है तो अर्थ आने के लिए उसको जरूरी है कि अन्य शब्दों के साथ जुड़कर एक वाक्य बने, तभी वो अर्थ में अर्थ आएगा। जैसे वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही शब्द का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं होगा जब तक वो सेंटेंस से रिलेट न करे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन हर्मेन्यूटिक्स इज प्रोपोजिशन, इज सेंटेंस, नॉट वर्ड, नॉट ए टर्म। तो ये एक मेथड। तो जब हम वर्ड को स्वतंत्र अर्थ ना माने, पूरे वाक्य को एक अखंड अर्थ माने, तो ये अखंड अर्थ मानने में ये प्रभाकर का जो मत है अन्विता विधानवाद, उसमें यही किया गया था। एक अखंड अर्थ लेकर चला गया। इस पूरे वाक्य का, पूरे प्रोपोजिशन का एक ही अर्थ है, और वह उस कंटेक्स्ट से जोड़कर, पूरे पैराग्राफ और पूरे टेक्स्ट के कंटेक्स्ट से जोड़कर, कि मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अर्थ प्रकट करने की योग्यता तो इसमें हो, इस सेंटेंस में, मेकिंग नो सेंस एट ऑल, सेंस तो प्रकट होना चाहिए, और ये टेक्स्ट में है तो वो सेंस तो निकालना होगा। सेंस डेराइव करने का ये मेथड कि वो उस पूरे वाक्य का एक अखंड अर्थ है, और वाक्य को पूरे को जोड़कर देखिए, उसको अलग अलग तोड़कर नहीं। तो कुमारिल भट्ट जो इसमें इनके जो अभिहितान्वयवाद का जो मत का जो प्रयोग किए, उस मेथड का जो प्रयोग किए, तो उसमें अलग अलग हर सेंटेंस का अलग अलग अर्थ जो ये तोड़ रहे थे, और नतीजा निकल रहा था कि सेंटेंस का कब, कहाँ पर, कैसा, किस संदर्भ में प्रयोग होना चाहिए,
तू और न, ये दोनों को अलग अलग तोड़ दिए तो ये अलग हो गया। अब इन दोनों का जुड़ा यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में जोड़ना था, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट यदि कंटेक्स्ट से उसको अलग अलग वर्ण को अलग अलग यदि शब्द को यदि अलग अलग कर दिए तो नतीजा हो रहा है कि उसको कंटेक्स्ट से उसको तोड़ दे रहे, अलग हटा रहे। तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब कर दिए तो मीनिंगलेस हो जाएगा, या गलत मीनिंग, डिस्टॉर्टेड मीनिंग भी निकल सकता है, ऐसा संभव है। ये इसमें मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस है। हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। धन्यवाद।